हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो सीआरपी से हम लोग क्या देख रहे थे, चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन। ठीक है, उसमें क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने पढ़ लिया था 41 और 41 ए से डी। समझ में आया था कि नहीं? आ ही गया होगा। चलिए, कुछ चीजें देखते हैं कि हम लोगों ने देखा था कि अरेस्ट विदाउट वारंट किस किस सेक्शन में हो सकता है। बताइए भाई। अरेस्ट विदाउट वारंट, चैप्टर 5 में अगर देखें तो कौन कौन सेक्शन थे। सेक्शन 41, 42, 43, 44, ये 4 सेक्शन थे जिसमें अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ प्रोविजन है। सेक्शन 123 का क्लाउज 6, 151 का क्लाउज 1 और 432 का क्लाउज 3। ये 3 सेक्शन और हैं जिसमें वो चैप्टर 5 में नहीं, अलग से दिए हुए हैं ये। ठीक है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब इन पे बात करेंगे, अभी कुछ नहीं है इनमें। अभी बस ये जान लीजिए कि इन 3 प्रोविजन, ये 3 सेक्शंस भी हैं जहां पे अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकता है। उसके अलावा जो चैप्टर 5 मेन है उसमें 41, 42, 43, 44, ये 4 सेक्शन जिसमें अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकता है। 41, 42 हम लोग देखा था लास्ट लेक्चर में। नहीं, चलिए फिर से देख लेंगे अगर देखा भी नहीं होगा तो। ठीक है, चलिए 42 से आज स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 42 क्या बोलता है भाई। सेक्शन 42 ये बोलता है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल केस में अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस क्या होता है। अगर कोई भी ऑफेंस पुलिस ऑफिसर के सामने हो रहा है, जो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल में वो क्या अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकता है। जनरल रूल ये है, नहीं कर सकता। लेकिन 42 ये बोलता है कि अगर कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस ऑफिसर के सामने हुआ है और जो एक्यूज्ड है उसने अगर अपना नेम एंड रेसिडेंस नहीं बता रहा है, अगर वो अपना नेम एंड रेसिडेंस नहीं बता रहा है तो पुलिस ऑफिसर उसे विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेगा। जनरल रूल समझ में आया। क्या बोलता है, नॉन कॉग्निजेबल केस में क्या पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन 42 ये बोलता है कि अगर कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर हुआ है और जो एक्यूज्ड है वो अपना नेम एंड रेसिडेंस नहीं बता रहा है तो 42 में उसके पास पावर है, पुलिस ऑफिसर के पास, कि उसे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, रीड मारिए। When any person who in the presence of police officer, कैसा, पुलिस ऑफिसर के सामने वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर पे लाइन कर लीजिए। हैज कमिटेड और हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, refuses on demand of such officer to give his name and residence or give a name and residence which officer has reason to believe to be false, या वो अपना नेम एंड रेजिडेंस देता है जिसे ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ये गलत दे रहा है। He may be arrested by such officer in order that his name and residence may be ascertained, वो पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर लेगा कि उससे उसका नेम एंड रेजिडेंस मालूम कर सके। क्लाउज 2 क्या बोलता है, When the true name and residence of such officer has been ascertained, जैसे ही उसका असली नाम और रेजिडेंस मालूम पड़ जाएगा, he shall be released on executing a bond, so उसे एक बॉन्ड साइन करा के छोड़ दिया जाएगा। With or without sureties to appear before a magistrate if so required, provided that if such officer is not resident in India, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इंडियन रेजिडेंट नहीं है तो सियोरिटी जो ली जाएगी किसी इंडियन रेजिडेंट की ली जाएगी। ठीक है। क्लाउज 3 बोलता है कि अगर 24 घंटे के अंदर उसका सही नाम और पता नहीं मालूम हो पाता है तो वो अरेस्ट करने के बाद उसका क्या करेगा, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट को पेश करेगा। है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? नॉन कॉग्निजेबल केस में अगर कोई पुलिस ऑफिसर के सामने हो रहा है और जिसने किया है वो अपना नाम एंड रेजिडेंस नहीं बता रहा है तो फिर वो पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर लेगा। ठीक है, अरेस्ट करने के बाद जैसे ही उसे उसका सही नाम और वो मालूम हो जाएगा तो उसे बॉन्ड विथ श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी उससे जो है साइन
करा के उसे छोड़ देगा। अगर 24 घंटे के अंदर भी नहीं मालूम हो पा रहा है उसका सही नाम और सही रेजिडेंस, तो फिर वो 24 घंटे के बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा। बात समझ में आई? क्लियर है एकदम? ठीक है, चलिए 43 क्या बोलता है? 43 ये बोलता है कि अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट, कि प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, 43 अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। प्राइवेट पर्सन कैसे अरेस्ट कर सकता है? प्राइवेट पर्सन मतलब कोई भी कब अरेस्ट कर सकता है? देखिए भैया, प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है जब कोई भी पर्सन है उसने कोई ऑफेंस किया है जो कि कॉग्निजेबल है एंड नॉन बेलेबल है। कैसा ऑफेंस किया है? कोई कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस, या वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन होते हैं? जिनका नाम आम छप जाता है कि भैया ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। इन दो केसेस में ही प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। प्राइवेट पर्सन किसको अरेस्ट कर सकता है? कोई भी ऐसा आदमी जिसने कॉग्निजेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है या वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। सिर्फ इन्हीं दो ग्राउंड पे कोई प्राइवेट पर्सन किसी को अरेस्ट कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आपके सामने कोई मर्डर होता है, ठीक, तो आप क्या, आपके सामने मर्डर हो रहा है तो आपके पास ये पावर है कि आप उसे पकड़ लें। ठीक है, पकड़ के क्या करेंगे? जितनी जल्दी हो सके पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कर दें उसे, है कि नहीं? यही तो आप करेंगे। पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? पुलिस ऑफिसर उसके बाद उसे ये देखेगा कि अगर उसने कोई ऑफेंस ऐसा किया है जो 41 के अंडर फॉल हो रहा है तो फिर वो उसे वैसे ही अरेस्ट करेगा जैसे वो 41 में उसके पास पावर थी। कहने का मतलब वो उसे री अरेस्ट करेगा। ठीक है, और अगर उसे ऐसा लगता है ये 41 में फॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसका नेम एंड रेजिडेंस लेके उसे छोड़ देगा। समझ आई बात? चलिए, पूछे जाते हैं ये सेक्शन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ऑब्जेक्टिव में आते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव का ये रूल होता है, अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़िए। ठीक है, तभी आपके और ज्यादा नंबर आएंगे। मेंस में क्या होता है या आंसर राइटिंग पेपर में क्या होता है, स्पेसिफिक पढ़ना होता है। अरे भाई आईपीसी का अगर सीआरपीसी किसी मेंस में आता है तो उसमें क्या करना है, हमें 15 से 20 क्वेश्चन चूज किए इंपॉर्टेंट और रट्टा मार दिए, है कि नहीं? लेकिन प्री में तो उनके ऊपर होता है पूरा, वन वर्ड आंसर देना होता है या टिक मारना होता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए 43 समझ में आ गया। सेक्शन 44 क्या बोलता है? अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट कब अरेस्ट कर सकता है या मजिस्ट्रेट अरेस्ट करने के लिए बोल सकता है? देखिए भैया, एक तो 44 इक्वल है ना 4 ठीक है, तो इक्वालिटी काम किसका होता है? मजिस्ट्रेट का। इससे याद रखिएगा सेक्शन 44 में अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट है 4 ठीक है, इक्वल हो रहा है ना, तो इक्वालिटी काम मजिस्ट्रेट का होता है। मजिस्ट्रेट यहाँ पर 44 में जिस मजिस्ट्रेट की बात की गई है वो दोनों ही, चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो चाहे जुडिशियल हो, ठीक है, दोनों ही मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है, चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो। और कोई भी ऑफेंस हुआ हो, एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस हुआ है, अरे कल आप मजिस्ट्रेट बन जाएंगे, कल आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाएंगे और आपके सामने कोई भी ऑफेंस हो, चाहे कॉग्निजेबल हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल हो, आपके पास ये पावर है कि आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं या अरेस्ट करने का ऑर्डर दे सकते हैं या किसी प्राइवेट पर्सन से कह सकते हैं इसको अरेस्ट कर लो, है कि नहीं? आपके पास पावर है। ठीक, अब चाहे आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो चाहे आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो चाहे कोई भी ऑफेंस हुआ हो। ठीक, चलिए पढ़ते हैं क्या है भाई। अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट व्हेन एनी ऑफेंस का मतलब कॉग्निजेबल हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट के सामने होता है, वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन, ये भी ध्यान रखिएगा उसके लोकल जुरिडिक्शन में होना चाहिए। ही मे हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर एंड मे देयर अपॉन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेंट एज टू बेल कमिट द ऑफेंडर टू कस्टडी। Any magistrate, whether executive, judicial, may at any time arrest or direct the arrest in the presence with his local jurisdiction of any person for whose arrest he is competent at the time
एंड इन द सर्कमस्टांसेस टू इशू ए वारंट। समझ में आ गई बात की नहीं भैया? उसके लोकल ज्यूरिडिक्शन में, मजिस्ट्रेट के सामने उसके लोकल ज्यूरिडिक्शन में कोई भी ऑफेंस हो रहा हो, वो ऑर्डर या तो उसे अरेस्ट कर सकता है या ऑर्डर कर सकता है अरेस्ट करने के लिए किसी भी पर्सन को कि इसको अरेस्ट कर लो। ठीक, 44 में इतना ही है और कुछ नहीं है। 45 प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स फ्रॉम अरेस्ट। अब क्या है 45 ये बोलता है कि भैया अगर कोई आर्म फोर्स का है, ठीक है, 45 प्रोटेक्शन ऑफ आर्म फोर्स ऑफिसर। आर्म फोर्स फ्रॉम अरेस्ट, इसमें क्या दिया हो भैया? इसमें सीधी सी बात ये दी हुई है कि अगर किसी आर्म फोर्स ऑफिसर को मुझे अरेस्ट करना है, ठीक है, और उसके ऐसे एक्ट के लिए जो उसके ड्यूटी में आता है, ठीक है, ऐसे उसने कोई ऐसा एक्ट किया जो उसकी ड्यूटी में आता है, उसके लिए मुझे उसे अरेस्ट करना है, तो उसके लिए हमें प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड होती है कहां से? सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक, इतनी सी बात याद रखिएगा और इसमें से कुछ नहीं आएगा। 45 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ आर्म फोर्स ऑफिसर। आर्म फोर्स ऑफिसर को कुछ प्रोटेक्शन मिली हुई है कि अगर वो अपनी ड्यूटी में कोई ऐसा एक्ट करता है जो ऑफेंस होता है, और अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर उसे या कोई भी आदमी पुलिस ऑफिसर उसे अगर अरेस्ट करना चाहता है तो पहले उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक, और अगर कोई भी ऐसा फोर्स है, कोई भी ऐसी फोर्स है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। वैसे जनरल रूल ये है, आर्म फोर्स जो होती है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं अरेस्ट हाउ मेड। ये तो बात समझ में आ गई। चैप्टर 5 में सेक्शन 41, 42, 43, 44 ये 4 सेक्शन ये बताते थे कब हम अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकते हैं। इसके अलावा 3 सेक्शन और है जहां पे अरेस्ट विदाउट वारंट की बात की गई है। 123 क्लाउज 6, 151 क्लाउज 1, 432 क्लाउज 3। इसको आप अभी नोट कर लीजिएगा साइड में, ये जब आएंगे तब हम लोग इस पे बात करेंगे। ठीक है, अभी यहीं पर चलते हैं हम लोग 46 से अब हम लोग देखते हैं 46 से क्या दिया हुआ। 46 से 49 तक दिया हुआ अरेस्ट हाउ मेड। अरेस्ट कैसे किया जाएगा, ठीक है। समझ में तो आ रहा है आपको? कमेंट करते रहा करिए भाई, हमें भी पता चले कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये भी पता चले मैं कितना बेकार पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं। अब मालूम ही नहीं पड़ेगा फिर कैसे काम चलेगा। अब देखते हैं हम लोग अरेस्ट हाउ मेड। कौन कौन सेक्शन देख रहे हैं हम लोग को? 45 से 49 तक। ठीक, 45 से 49 तक। देखिए सेक्शन 45 ही बताता है अरेस्ट हाउ मेड, सॉरी 46 ही बताता है अरेस्ट हाउ मेड। अरेस्ट कैसे किया जाएगा, है कि नहीं। चलिए पढ़िए। इन मेकिंग एन अरेस्ट the police officer or other person making the same shall actually touch or confine the body of the person to be arrested unless there is submission to the custody by words or action। क्या है, आप एक्चुअली टच एंड कन्फाइन कर सकते हैं, उसका हाथ पकड़ सकते हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट, आपको पकड़ लिया गया, आपको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, चाहे अब भाई अरेस्ट ऐसे ही तो किया जाएगा, और कैसे किया जाएगा, चाहे प्राइवेट पर्सन करे चाहे पुलिस ऑफिसर करे, उसे एक्चुअली टच एंड कन्फाइन कर सकते हैं। इसमें एक प्रोविजो है जो 2009 में जोड़ा गया था। प्रोविजो क्या कहता था कि अगर किसी वुमेन को अरेस्ट करना है, पढ़िए अच्छा, प्रोवाइडेड दैट वेयर ए वुमेन टू बी अरेस्टेड अनलेस द सर्कमस्टांसेस इंडिकेट टू द कॉन्ट्रेरी हर सबमिशन टू कस्टडी on an oral intimation of arrest shall be presumed and unless the circumstances otherwise require or unless the police officer is a female, the police officer shall not touch the person of the woman for making arrest। अगर कोई वुमेन को अरेस्ट कर रहे हैं आप, तो आप ओरली उसे कहें कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है, या अगर उसे टच करने की जरूरत पड़े तो फिर वो फीमेल ऑफिसर द्वारा ही अरेस्ट की जाए। ठीक है, ये प्रोविजो जोड़ा गया था 2009 में। समझ में आएगी नहीं बात? अरे भाई आपको पता ही होगा, अगर फीमेल ऑफिसर होती, इतनी सारी मूवी देखी होंगी आपने, अगर फीमेल ऑफिसर होती है तो उसके लिए, अगर किसी कोई फीमेल होती है, कोई वुमेन होती है, तो उसे अरेस्ट करने के लिए फीमेल ऑफिसर को ही लेके जाना पड़ता है। ठीक है, डिग्निटी होती है अपनी, है कि नहीं, मतलब वुमेन की ऐसा थोड़े कोई छू सकता है, चाहे वो कोई भी हो। दूसरा, इफ
such person forcibly resists the endeavor to arrest him, attempted evade the arrest, such police officer power may use all means of necessary to effect the arrest. अगर वो अरेस्ट होने से बच रहा है, ठीक है, आप अरेस्ट करने का आप कायदे से अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अपने ताव में भागा जा रहा है इधर उधर, तो भैया जितनी फोर्स की जरूरत है उतनी आप फोर्स इस्तेमाल कर सकते हो। 2-4 डंडे मारने पड़े मार लो, ठीक। चलिए तीसरा, नथिंग इन दिस सेक्शन गिव ए राइट टू कॉज द डेथ ऑफ ए पर्सन हु इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस प्रिंसिपल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। क्या बोलता है कि भैया अगर जिस एक्यूज को आप पकड़ रहे हो, ठीक है, जिस एक्यूज को आप पकड़ना चाह रहे हो, तो अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस नहीं किया है जिसमें उसकी पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट है, तो आप किसी भी सिचुएशन में उसकी जान नहीं ले सकते उसे अरेस्ट करने के लिए। समझे कि नहीं? क्या ये बोलता है कि अगर किसी एक्यूज ने कोई ऐसा ऑफेंस नहीं किया है जिसकी पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट है, तो अरेस्ट करने के चक्कर में आप उसकी जान नहीं ले सकते। एक लखनऊ वाला केस हुआ था, वो एप्पल में जो काम करता था एक आदमी, ठीक है, वो अपनी गाड़ी में किसी फीमेल फ्रेंड के साथ बैठा होता है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर जाते हैं उसे रुकने की कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, वो गाड़ी कुछ भी करता हो, वो गाड़ी लेके जा रहा हो कुछ भी, या वो भागने की कोशिश कर रहा हो, वो गोली मार देते हैं, उसके गले में गोली लग जाती है, वो मर जाता है। तो इसमें क्या हुआ था, पुलिस ऑफिसर को जेल हो गई थी इसमें। क्यों? इसी प्रोविजन की वजह से। कोई भी सिचुएशन रही हो, कुछ भी रहा हो, अरे भाई वो गाड़ी में था, उसने ऐसा कोई ऑफेंस किया नहीं था जिसकी पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट हो, है कि नहीं? आपने रोका, उसने नहीं रोका, आपने उसे रुकने के लिए कहा, उसने नहीं रोका, तो क्या गोली मार दोगे? नहीं मार सकते। उसने उसमें गोली मार दी थी उसे, आपको ध्यान होगा, उसने गोली मार दी थी उसे, पुलिस ऑफिसर को क्या हो गई थी, केस हो गया तो उसके ऊपर मर्डर का केस, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते, इतनी पावर नहीं है आपके पास। क्यों? क्योंकि 46 का क्लाउज 3 ये बात बोलता है। चलिए 4 क्या बोलता है? 4 2005 में जोड़ा गया था। क्या बोलता है कि कोई भी वुमेन है अगर उसको अरेस्ट करना है तो आप आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। कहने का मतलब है किसी भी वुमेन को आप रात में अरेस्ट नहीं कर सकते जाके, ठीक है। रीजन आपको खुद ही पता है, ठीक है। अब ये ना हो उसे अरेस्ट करने के चक्कर में कुछ उसके साथ गलत हो जाए, है कि नहीं, इसलिए ये रोकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको उसे अरेस्ट करना जरूरी है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से आप प्रायर परमिशन लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? प्रायर परमिशन आपके पास होना चाहिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से। एक बार इसको पढ़ लीजिए। सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को छोड़ के, नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज एंड वेयर सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट द वुमेन पुलिस ऑफिसर शैल बाय मेकिंग ए written report obtained prior permission of the judicial magistrate of the first class within whose local jurisdiction of the offence is committed or the arrest is to be made। ठीक है, जनरल रूल ये है कि आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज आप किसी भी वुमेन को अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक। दूसरी बात, अगर एक्सेप्शनल सिचुएशन ऐसी आती है कि अरेस्ट करना बहुत जरूरी है तो जाइए पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से परमिशन लेके आइए, ठीक है, तो ही आप अरेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक लीडिंग केस भी था। क्या था? क्रिश्चियन वुमेन कम्युनिटी काउंसिल, नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ही ये जोड़ा गया था। 2005 में जोड़ा गया था, ये वाला प्रोविजन 2005 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? एक केस हुआ था क्रिश्चियन वुमेन कम्युनिटी काउंसिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि भैया कोई भी वुमेन आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज अरेस्ट नहीं की जा सकती। उसके बाद ये प्रोविजन जोड़ा गया इसमें। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए केस का नाम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत कम ही केस में बोलता हूँ, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें बोलता हूँ, ठीक। चलिए 47, सर्च ऑफ ए प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। अगर 47 क्या बोलता है कि अगर किसी को अरेस्ट करना है, ठीक है, किसी को अरेस्ट करना है और जिसको अरेस्ट करना है उसे ऐसा लग रहा है कि ये किसी बिल्डिंग में है या किसी घर में है, ठीक, तो फिर वो उस घर की तलाशी ले सकता है, ठीक है, उस घर में सर्च कर सकता है। इतना समझ में आई? दूसरी बात, अगर कोई उसे उस घर को सर्च करने के लिए रोकता है, ठीक है, तो वो उसका गेट या विंडो ये सब तोड़ भी सकता है उसको अरेस्ट करने के लिए, ठीक। लेकिन अगर वो कोई घर या विंडो तोड़ता है या किसी घर में घुसता है और उसे ऐसा लगता है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है और उसमें पर्दानशी वुमेन है। पर्दानशी वुमेन कौन होती हैं? जो घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती हैं, मतलब हाउस वाइफ आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें एक वार्निंग देगा कि आप अगर वैसे मतलब आप अपने आप को
बाहर कर लें या खुद ही बाहर हो जाए, उसके बाद हम ये सारे काम करें तोड़ फोड़, ठीक है। उन्हें पहले वार्निंग देगा। अगर कोई पर्दा नसीब वुमेन अंदर रहती है, कोई हाउस वाइफ अंदर रहती है, कोई भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, तो किसी और को अरेस्ट करने के चक्कर में, तोड़ फोड़ करने के चक्कर, पहले आप उसे एक वार्निंग देंगे उस वुमेन को कि आप पहले बाहर निकल आए, ठीक है, या एक नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं, ठीक है। भाई घर में कौन कैसे रह रहा है आपको क्या पता, ठीक है। चलिए, उसके अलावा तीसरा क्लाउज ये कहता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर अंदर घुस गया, ठीक है, अरेस्ट करने के लिए हम बिल्डिंग के अंदर घुसे, अब क्या हुआ, किसी ने बाहर से लॉक कर दिया, कि लोगों ने बाहर से लॉक कर दिया, अब अगर वो पुलिस ऑफिसर अंदर फंस जाता है तो भी उसके पास राइट है कि वो गेट तोड़ के बाहर निकल जाए, गेट विंडो या जो भी कुछ कैसे भी बाहर निकल जाए, ठीक है, उसके पास ही पावर है, ठीक। 47 समझ में आया। सर्च ऑफ ए प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। चलिए 47 हो गया। 48 परसुएट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिडिक्शन, परसुएट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिडिक्शन। 48 क्या बोलता है कि अगर मान लो आप किसी को अरेस्ट तो उसी कर रहे हो ना जो आपके लोकल जुरिडिक्शन में है, अब मान लो उसके अरेस्ट करने के चक्कर में हम उसका पीछा कर रहे, वो दूसरे को जुरिडिक्शन में भाग गया, तो आप कहीं पे भी उसे अरेस्ट कर सकते हो, किसी भी जुरिडिक्शन में वो, ठीक है। अगर आप उसका पीछा कर रहे हो तो ये नहीं कि आपका जुरिडिक्शन खत्म हो गया तो हम अरेस्ट नहीं कर सकते, अरेस्ट करके लाओ उसे, ठीक। 49 नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है। देखिए अगर पुलिस ऑफिसर कोई ड्यूटी होती है ना, कोई भी पुलिस ऑफिसर की अगर ड्यूटी है तो वो एक्यूज का राइट भी हो जाता है कि नहीं। पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी ही एक्यूज का राइट हो जाता है। जैसे पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि भैया वो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन में जाए, ठीक है, जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जाए कि ये पुलिस ऑफिसर कौन है, किस रैंक का है, क्या है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही पहुंच जाए, ठीक। तो अब ये उसकी ड्यूटी है तो ये एक्यूज का राइट भी तो हो गया। अगर वो ऐसा नहीं होता है तो ये मेरा राइट है कि मैं उससे कह सकता हूँ अरे भैया पहले आप प्रॉपर क्लियर आइडेंटिफिकेशन में आइए, समझे कि नहीं, उसके बाद अरेस्ट कीजिएगा इसको। तो ये दूसरे का ड्यूटी, एक की ड्यूटी दूसरे का राइट अपने आप हो जाता है, ठीक है। चलिए नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट क्या बोलता है कि जितनी जरूरत है अरेस्ट करने के लिए, जितनी पावर की उतना ही आप इस्तेमाल करें, अननेसेसरी ज्यादा नहीं, ठीक है। अब कोई अगर भागने की कोशिश कर रहा है तो आप पहले उसे भाग के ही पकड़ें, ये नहीं कि पैर में तुरंत गोली मार दी, ऐसा ना करें, ठीक है। ये कोर्ट को चेक करना पड़ेगा कि जितनी जरूरत थी उतने ही इन्होंने इस्तेमाल किया है कि ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलिए 50 क्या बोलता है, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल। 50 से क्या होता है, सेक्शन 50 से अब राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, सारे ही नहीं लेकिन कुछ राइट है, कुछ पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिएगा, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन सेक्शन 50 से 60A तक मान के चलिए आप, ठीक। ये सब बताते हैं कि एक्यूज पर्सन के पास, अरेस्टेड पर्सन के पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं, ठीक। अब क्या है, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल। 50 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, ठीक है। 41 से लेके 60A तक रट्टा मार जाइएगा, एक एक सेक्शन, कोई कभी भी पूछे इसमें से एक दो क्वेश्चन तो हमेशा आपको मिलेंगे, ठीक है। एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्टिंग एनी पर्सन विदाउट वारंट शैल फॉरथविथ कम्युनिकेट टू हिम फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस फॉर विच ही इज अरेस्टेड और ग्राउंड ऑफ सच अरेस्ट। पहला कि कोई भी आदमी उसे अरेस्ट कर रहा है ना, चाहे पुलिस ऑफिसर हो चाहे कोई भी हो, उसे सब साफ साफ बताएगा कि आपको किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, किस ऑफेंस में आपको अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक। दूसरा, वेयर ए पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन अदर देन ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर किसी को, किसी भी पुलिस ऑफिसर ने किसी को नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया है ना, नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तो नहीं सॉरी, अदर देन नॉन बेलेबल ऑफेंस, अदर देन ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, कहने का मतलब है किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी को बेलेबल ऑफेंस में अगर अरेस्ट किया है तो उसे वो ये जानकारी देगा कि भैया ये जो ऑफेंस जिसके लिए मैंने आपको अरेस्ट किया है ना, ये बेलेबल ऑफेंस है, आप बेल लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। अब चाहे वो विद सिक्योरिटी या विदाउट सिक्योरिटी। एक बार इसको थोड़ा देख लेते हैं, बेल क्या होता है। बेल क्या होता है, बेल एक टाइप का, आप ये समझिए अभी के लिए, जब बेल हम लोग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी तक ये समझ लीजिए बेल एक टाइप का फॉर्म होता है जो फिल करवाया जाता है। तो बेल दो तरीके से होता है, विद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, श्योरिटी, विद श्योरिटी
और विदाउट श्योरिटी, विदाउट श्योरिटी। ठीक, क्या होता है भाई, बेल दो तरीके से होता है, या तो विद श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी। बेल का मतलब है कि आपको अब बेल पे छोड़ा जा रहा है लेकिन केस चलेगा आप पे, ठीक है, केस चलेगा। तो बेल पे अगर हम छोड़ सकते हैं ना, तो या तो हम श्योरिटी लेके छोड़ेंगे या विदाउट श्योरिटी छोड़ सकते हैं। ठीक, अब क्या होता है, श्योरिटी लेने का मतलब क्या होता है कि कुछ उससे किसी कोई गारंटी उसके लिए रख लेना, गारंटी के तौर पे किसी दूसरे की गारंटी हो सकती है, कोई दूसरा आदमी गारंटी ले रहा है कि अगर ये आपके बुलाने पे या कोर्ट के ऑर्डर पे ये नहीं आता है तो मैं जिम्मेदार होऊंगा, या कुछ प्रॉपर्टी या किसी गाड़ी आड़ी के कागज भी रख लेते हैं। ठीक है, तो अगर श्योरिटी ले रहे हैं, विदाउट श्योरिटी तो ऐसे ही उसके ही अंडरटेकिंग पे उसे छोड़ दिया जाएगा। मतलब जो एक्यूज्ड है वही अंडरटेकिंग देगा कि जब भी आप बुलाएंगे या कोर्ट बुलाएगा तब मैं आने के लिए तैयार हूँ और मैं खुद ही मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ। तो ये विदाउट श्योरिटी हो गया। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग आगे, तब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इतना जान लीजिए। ठीक, तो क्या था, 50 में दो बातें थी। एक तो पहले उसे आपको जानकारी देनी पड़ेगी अरेस्टेड पर्सन को कि मैंने आपको क्यों अरेस्ट किया, मतलब पुलिस ऑफिसर ने आपको क्यों अरेस्ट किया, कौन से ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया। दूसरा, अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो उसे ये भी बताना पड़ेगा कि ये बेलेबल ऑफेंस है, अगर तुम बेल लेना चाहो तो ले लो। ठीक, चलिए 50A क्या बोलता है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एटसेट्रा टू ए नॉमिनेटेड पर्सन। 58 जोड़ा गया था 2005 में। ठीक है, जितने भी इसमें जोड़े गए हैं वो भी याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में खूब पूछे जाते हैं कि ये कब जोड़ा गया, ये कब जोड़ा गया। तो 50 इसमें दो ही हैं, या तो 2005 में जोड़ा गया होगा या 2009 में जोड़ा गया होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ऑब्लिगेशन ऑफ मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट और एटसेट्रा टू ए नॉमिनेटेड person. Every police officer, other person making any arrest under the code shall forthwith give information regarding such arrest and place where the arrested person is being held to any friends, relatives or other such person as may be disclosed or nominated by arrested for purpose of giving such information. अब क्या होता है, अगर किसी भी अरेस्टेड पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो उसके रिलेटिव को या किसी फ्रेंड को आप इन्फॉर्म करेंगे, पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्म करेगा कि भैया मैंने इनको अरेस्ट कर लिया है, इस ऑफेंस में अरेस्ट किया है और यहाँ से अरेस्ट किया है। ठीक, अगर वहाँ पे कोई नहीं है तो फिर आप अरेस्टेड पर्सन से पूछेंगे कि बोलो किसको इन्फॉर्म कर दें। ठीक है, तुम्हारे पास ये राइट है कि तुम अपने किसी रिलेटिव को या किसी फ्रेंड को आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है। तो आप अपना किसी का फोन नंबर या नाम बता दो जिसको हम ये जानकारी दे दें कि तुमको अरेस्ट कर लिया गया है। तीसरी बात ये बोलता है कि ये जो बात कि भाई किसको आपने इन्फॉर्म किया है क्या है, वो आप डायरी में नोट करेंगे, जो आपकी पुलिस डायरी होगी वो उसमें आप नोट करेंगे कि देखो मैंने इन्हें ये जानकारी दे दी है, मैंने अरेस्टेड पर्सन को ये जानकारी दे दी है कि तुम्हारे पास ये राइट है कि तुम किसी रिलेटिव या फ्रेंड को इन्फॉर्म कर सकते हो और इन्होंने इस आदमी को इन्फॉर्म करने के लिए मुझसे कहा। ठीक, ये पुलिस ऑफिसर को अपनी डायरी में नोट करना पड़ेगा। चौथा ये बोलता है मजिस्ट्रेट को, जैसे आप जब मजिस्ट्रेट बन जाएंगे तो आपको भी ये अपने आप को सेटिस्फाई करना होगा कि पुलिस ऑफिसर ने ये सब किया कि नहीं किया, उसे इन्फॉर्म किया कि उसके पास ये राइट है कि अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म या अपने रिलेटिव को अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म कर सकता है, और पुलिस ऑफिसर ने क्या ये सब चीजें डायरी में नोट की। ये आपको सेटिस्फाई करना होगा जब आप मजिस्ट्रेट बन जाएंगे। मतलब मजिस्ट्रेट को ये सेटिस्फाई करना होगा कि ये सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक, रुकिए एक मिनट। चलिए, तो ये कौन सा रह गया, 51, 52 और देखते हैं, उसके बाद में देखेंगे। 51 देखिए, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। 51 ये बोलता है कि किसी को कैसे भी अरेस्ट किया जा रहा हो, चाहे विद वारंट विदाउट वारंट कैसे भी अरेस्ट किया जा रहा हो, पुलिस ऑफिसर जो भी कोई उसे अरेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसका वो सर्च करेगा। ठीक, और जो भी कुछ चीजें उसके पास पाई जाएंगी, ठीक है, अब केवल अपने वेयरिंग वेसल्स को छोड़ के, कपड़े अपड़े छोड़ के बाकी सब सर्च करके और वो सब चीजें नोट करके और उसके उस पर साइन करा लेगा। मतलब उसे इन्फॉर्म कर देगा कि ये चीजें तुम्हारे पास से निकली हैं और सब चीजें वो नोट करके रख लेगा कहीं पर, ठीक, सेफ जगह पे। ठीक, इतनी सी बात है। और अगर वही बात अगर वुमेन हुई तो उसके लिए वुमेन ही सर्च कर सकती है, कोई और थोड़े करेगा। ठीक,
52 में पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन। 52 ये बोलता है कि अगर ऑफेंसिव वेपन को सर्च करते समय 51 में जो सर्च किया है उस सर्च करते समय अगर कोई ऑफेंसिव वेपन निकलता है तो वो भी वो अपनी कस्टडी में ले लेगा। ठीक है, अब देसी कट्टा अट्टा निकल आया फिर क्या होगा, फिर तो वो तुरंत अपनी कस्टडी में लेगा ही, है कि नहीं। The officer or other person making any arrest under this code may take from the person arrested any offensive weapon which he has about his person and shall deliver all weapons taken to the court or officer before such which or whom the officer making the arrest is required by this court to produce such पर्सन अरेस्टेड। और कोई ऑफेंसिव वेपन निकलेगा तो उसका क्या करेगा, कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा जाके, या अपने सीनियर ऑफिसर को जिसके अंडर वो आता है उसको देगा, फिर वो कोर्ट में देगा जाके। ठीक है, चलिए 53 से हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, आधे घंटे ज़्यादा हो जाता है तो वो अपलोड होने में दिक्कत करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।